नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का जीविता टीवी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष पूरे होने के उपरांत ये वैदिक नेचर क्योर या वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा की श्रृंखला चलाई गई है और जिसमें आज आप 19वें सेशन में हैं। अब हम लोग समापन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आज 19वां सेशन है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे तन्मत्र चिकित्सा की। तन्मत्र चिकित्सा यानी हमारे भारतीय जो या वैदिक परंपरा है उसमें तन्मत्र का बहुत महत्वपूर्ण उसका एक रोल है या उसका एक स्थान है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उससे हम कैसे एक व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं या उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, तो एक व्यक्ति रोगग्रस्त भी हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से आप सभी से निवेदन है, और आप जो कर भी रहे हैं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और ये जो भी आपको नोटिफिकेशन जा रहा है उसको अपने व्हाट्सएप पर या अलग सोशल मीडिया पे स्टेटस में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और जितना ज़्यादा हो लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस विधा को लोगों से परिचित और ज़्यादा कराया जाए। और इससे आगे भी आप जो जो और जानना चाह रहे हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करें और उस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे। तो आपकी जो भी अगर उस तरह की कोई और विषय में जानकारी या चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप जरूर संपर्क करें। तो आइए आज हम लोग चर्चा करें तन्मत्र पर। तो तन्मत्र की जब बात करते हैं तो भारतीय परंपरा में या यूँ कहें कि कॉम्पोजिशन ऑफ द लाइफ की बात करते कि एक सृष्टि जब होती तो उसमें तन्मत्र की बहुत भूमिका है, और तन्मत्र वो सूक्ष्म पदार्थ है और इतना सूक्ष्म है कि उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं हो सकता। यानी इतना शटल है, इतना माइक्रो है कि उससे ज़्यादा माइक्रो नहीं हो सकता। मैंने वो लास्ट अनडिवाइजेबल पार्टिकल्स है वो है। अब हम इसकी थोड़ी सी ये इसको समझने की कोशिश करें तो भारतीय या वैदिक परंपरा में हम मानते हैं कि एक जो भी हमारा जीवन है वो पंच महाभूतों से बना है, और पंच महाभूत आप जानते हैं कि आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। और ये पांच जो महाभूत हैं, और इसका सूक्ष्म रूप माने कि ये पांच महाभूत किससे बने हैं, तो हर पांच भूत का सबसे सूक्ष्म रूप है वो है तन्मत्र। अब हम थोड़ी विज्ञान की भाषा में करते हैं तो हम मानते हैं कि एलिमेंटल थ्योरी पर जाते हैं। पहले मॉलिक्यूल्स की बात आती थी, फिर एटम, एटम में फिर हम चले जाते हैं एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट में भी जाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन की बात आती है। हालांकि अब उसमें भी आ गया, क्वार्क्स की बात आ गई है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ और भी पार्टिकल्स आए, लेकिन तन्मत्र की बात है कि हम एलिमेंटल फॉर्म है हम बोलते हैं। चूंकि आज की भाषा में बोलना पड़ता है तो हम लोग एलिमेंटल फॉर्म्स ऑफ पंच महाभूत, यानी पंच महाभूत का एक तत्व रूप, लेकिन यहाँ तत्व रूप है कि उससे सूक्ष्म कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए तन्मत्र वो आखिरी अनडिवाइजेबल है कि उससे अब उसको तोड़ा या उससे और छोटा नहीं किया जाता, वो आखिरी है। अब तन्मत्र की जब बात आती है, जैसे हम लोग अगर एलिमेंटल फॉर्म की बात करते हैं या एलिमेंट की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट को ले, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें और दूसरे तत्व का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग या अलग अलग जो ये कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है, अलग नंबर है और अलग एक अलाइनमेंट है या अलग एक केमिकल स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर से बनते हैं तो तत्व का रूप अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी जो तन्मत्र है, तन्मत्र एक तन्मत्र दूसरे से कैसे कैसे संपर्क बना के और एक महाभूत के रूप में करता है, तो ये उसकी इंटरनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व और हमारे शरीर सभी पे प्रभावित करता है। चूँकि ये हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके बात कर रहे हैं, और यहाँ पे चूँकि हमारे जो भी लोग हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद विज्ञान की उतनी गूढ़ता को नहीं समझेंगे या उस पर उनका ज़्यादा विशेष आग्रह नहीं होगा, इसलिए उस चीज़ को हम लोग जितनी सहजता से और सरलता से जितना आवश्यक है उतना ही संक्षेप में या सहज ढंग से बता रहे हैं ताकि आम लोग भी समझ पाए। तो यानी जीवन का सबसे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है भारतीय दर्शन के हिसाब से या वैदिक संस्कृति के हिसाब से कि
पंच महाभूत है, लेकिन वो पंच महाभूत का सबसे सबसे सूक्ष्म रूप जो है वो है तन्मत्र। अब वो तन्मत्र अलग अलग तरीकों से जब आपके शरीर में अलग अलग तरीकों से कोऑर्डिनेट करता है तो उसका अलग अलग रूप बनता है, अलग अलग मैटर बनते हैं और वही अलग अलग पदार्थ के रूप में फिर उसका कॉम्बिनेशन होके एक रूप, एक शरीर या बहुत कुछ चीज बनता है, जितने भी यहाँ पे वेरिएशन हुए हैं। तो ये तो गया तन्मत्र और उसके स्ट्रक्चर। और इसका जब हम करते हैं, अगर भारतीय दर्शन के हिसाब से अगर करें तो तन्मत्र के बनने या तन्मत्र के पीछे भी बहुत कुछ चीजें हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सृष्टि जब होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्योर कॉन्शसनेस पुरुष और फिर आपके प्रकृति का एक प्रभाव होता है, फिर वहां से आपके महत आती है, फिर अहंकार आता है, और फिर जो हमारे त्रिगुण है सत्व रज तम, इसके इम्बैलेंस से सृष्टि होती है और वहां से कई चीजें आती है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और सब कुछ आती हैं। यानी ये जो भी चीज हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं महत है या ईगो है और माइंड का रूप है। वहां से करते करते धीरे धीरे, इसका मतलब ये लंबी सीरीज है और लंबी सीरीज के अंदर ऊपर कहीं ना कहीं महत है, आपकी थॉट है, कॉग्निशन है, यानी आपका इंटेलिजेंट या इंटेलेक्ट या कॉग्निशन, आपकी हायर थॉट वहाँ इन्वॉल्व है। यानी जो पंच महाभूत या पंच महाभूत के नीचे आप जाइए उसके सूक्ष्म रूप जो तन्मत्र की बात है, ये भारतीय दर्शन कर देता है कि जब हम इवोल्यूशन या सृष्टि की बात करते हैं तो ये एक के बाद एक जब स्टेप पे आते हैं, तो जब तन्मत्र तक आते हैं तो ऊपर जब जाते हैं या शुरुआत करते हैं तो वहाँ महत है, वहाँ माइंड है, यानी कॉग्निशन आपका शुरू पहले हो गया और आते आते आपके जो तन्मत्र है वहां तक भी कॉग्निटिव इफेक्ट या कॉग्निटिव रोल है या आपके कॉग्निशन का ये है। यानी कॉग्निशन सिर्फ शरीर में एक जगह ब्रेन में या ये कहीं नहीं है, वो प्रोसेस ब्रेन कर सकता है, लेकिन हर तन्मत्र में उसका प्रभाव, उसकी भूमिका है, तभी वो तन्मत्र बना है और उसी की भूमिका है। इसलिए तन्मत्र दूसरे तन्मत्र, तीसरे तन्मत्र या और कई तन्मत्र से मिलके फिर एक पंच महाभूत के रूप में डेवलप होके फिर एक अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अपने इस चीज को समझें कि तन्मत्र जहाँ है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपकी कॉग्निशन या कॉग्निशन आपका है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि तन्मत्र जहाँ पे है वहाँ पे आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। तो तन्मत्र जब भी आप करेंगे तो तन्मत्र को सिर्फ आज की भाषा में इस रूप में ना समझे कि तन्मत्र एक अलग चीज है, सिंपल एक मेटीरियलिस्टिक थिंग का माइन्यूट पार्ट है, उससे बना है, नहीं। तन्मत्र मिलके एक मेटीरियल फॉर्म कर रहा है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है, लेकिन उस सूक्ष्म में भी एक कॉग्निटिव अप्रोच है या कॉग्निशन का कहीं ना कहीं संपर्क है, और उसके साथ कॉग्निशन कोऑर्डिनेशन है, यानी आपके थॉट की, आपके अंदर की जो मानस है उस मानस का भी संपर्क उसके साथ है, प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध है। और इसीलिए भारतीय परंपरा में मनुष्य या शरीर या जीव, मनुष्य या जीव कोई भी शरीर और मन और आत्मा अलग नहीं है, ये साथ साथ है और सबका प्रत्यक्ष परोक्ष जुड़ाव है और कोऑर्डिनेशन है। उससे अगर विपरीत हो जाते हैं तो हम भारतीय दर्शन के हिसाब से जीव तो होते हैं, सांस चलती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक संपूर्ण व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि संपूर्ण व्यक्ति के अंदर शरीर, मन और आत्मा का एक कोऑर्डिनेशन होगा और वो कोऑर्डिनेशन एक हार्मोनियस होगा, यानी सामंजस्य रूप में होगा। और सामंजस्य रूप का मतलब है कि प्रकृति ने जिस रूप में सृष्टि की है और प्रकृति के साथ सहचरत्व रहते हुए जिस तरह यह शरीर स्वस्थ रह सकता है उस रूप में होगा, क्योंकि प्रकृति ने जिस प्रोडक्ट को दिया है, लाया है, तो वो प्रकृति से बनी है, तो प्रकृति के अनुरूप रहेगी, तो वो शरीर या वो मैटर मानिए या जीव मानिए वो ठीक रहेगा। प्रकृति के विमुख होने का मतलब है कि वो प्रकृति के विरुद्ध जा रही है, तो वो प्रकृति के जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी या इम्बैलेंस आएगी, तो शरीर हो या जो भी प्रोडक्ट ही मान लीजिए वो आपका गड़बड़ होगा या डिजीज कंडीशन होगी। क्योंकि प्रकृति ने जब बनाया है तो प्रकृति ने अपने कंपोनेंट से बनाया है और उस कंपोनेंट का प्रकृति के अनुरूप काम करने का एक अपना पैरामीटर्स है, या यूँ बोलिए कि उसका अपना एक प्रोग्रामिंग है। तो उस प्रोग्रामिंग को आप गड़बड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति का प्रोडक्ट प्रकृति के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। प्रकृति तो अपने अनुरूप उसको जानती है, लेकिन प्रकृति के अनुरूप नहीं कर पा रहा है, यानी कि
उसके अंदर बहुत सी सिस्टम गड़बड़ हो रही है, और प्रकृति तभी ठीक कर सकती है जब उस प्रकृति के अनुरूप आए। तो अब ये पंच तत्व से अगर हम आ जाए, जो तन्मात्र की बात करें सूक्ष्म है, तो जैसे मान लीजिए कि हम पंच महाभूत की बात करते हैं, और पंच महाभूत को हम जब अपने सेंस ऑर्गन के साथ जब करते हैं, तो हमारे पांच सेंस ऑर्गन जो है हम जानते हैं, जिसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, उसमें हमारे कान है जिससे हम सुनते हैं, आँख है जिससे देखते हैं, जीभ है जिससे हम स्वाद लेते हैं, नाक है जिससे कि हम किसी चीज का सुगंध या दुर्गंध लेते हैं, और हमारी त्वचा है जिससे हम स्पर्श लेते हैं। तो ये पांच तो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान है जिसके थ्रू हम अपने सेंस को या संवेदी तंत्र को या जो भी स्टिमुलस है उसकी अनुभूति करते हैं। ये जो अनुभूति करते हैं, जैसे हम कान से सुनते हैं यानी हियरिंग, यानी जो शब्द आते हैं, जो आवाज आती है, वो आवाज कहीं और होती है, हमारे कान से टच नहीं करती, लेकिन उस आवाज को ही हम, कान उस आवाज को ही सुन सकता है और कुछ नहीं। यानी जो आवाज आ रही है उसका जो सूक्ष्म रूप है वो है तन्मात्र, यानी आवाज अपने आप में एक तन्मात्र है। जब कोई चीज हम देख रहे हैं, वो कानों से नहीं देख सकते, आंखों से देखते रखते हैं, यानी जो देख रहे हैं, जो रूप है वो एक तन्मात्र है, जो रूप का अनुभव है वो तन्मात्र है। जब एक आवाज आती है, आवाज का जो अनुभव है वो एक तन्मात्र है। तो ये तन्मात्र है। जब हम कोई स्वाद लेते हैं, कोई चीज हमारे जीभ पे आती है, उसका जो स्वाद आता है, या जो कोई चीज हम सुगंध आती है, नाकों में आती है, तो चीज तो हमारे शरीर के बाहर है, लेकिन उसकी अनुभूति जो होती है वो तन्मात्र है, यानी वो सूक्ष्म रूप है जो हमारी सेंसरी स्टिमुलस के रूप में काम करती है, और उसके बाद हमारी सेंस स्टिमुलेट होती है। क्योंकि बाहर कोई चीज दिख रहा है, दिखने के बाद आप बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, या कोई आवाज़ सुन के आप बहुत लय में चले जाते हैं, बड़े सहज फील करते हैं, या कभी कभी कोई आवाज़ आपको डरा भी देती है। तो ये जो सूक्ष्म जो घटनाएं हैं, जो हमारे संवेदी तंत्र हैं, ये तो हमारे पंचतत्व के अधीन है, लेकिन उस पंचतत्व जो बना हुआ है, इसको परसेप्शन ऑफ जो स्टिमुलस है वो हमारा तन्मात्र कारण है, और वही चीज है जो हमें अनुभूत करती है। यानी व्यक्ति जो है, यहाँ पे ये समझने की बात है कि हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो है, जो आज की परिभाषा या आज के विज्ञान के हिसाब से व्यक्ति क्या है, शरीर है, और उसके जो जो ऑर्गन है, और उसका आउटर लेयर है जो स्किन है, बस वही है। और उसके साथ और उसके अंदर बहुत कुछ चीज जो घट रहा है वही हेल्थ और डिजीज के लिए कारक है। लेकिन यहाँ पे जब तन्मात्र की हम बात करते हैं, तो तन्मात्र कहाँ है? तन्मात्र अंदर भी है, बाहर भी है, क्योंकि तन्मात्र से हमारे पंच महाभूत बने हैं, और वही तन्मात्र जब हमारे बाहर जो स्टिमुलस जब आते हैं, तो वो तन्मात्र हमारे उस सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं। यानी सुगंध एक तन्मात्र है, सुगंध हमारे नाकों के संवेदी तंत्र को करता है, यानी हमारे अंदर के जो तन्मात्र है उसको एक्टिवेट करता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन सुगंध कहाँ है? शरीर के बाहर, यानी हमारे अस्तित्व के साथ हमारे बाहर का जो तन्मात्र है या बाहर की जो दुनिया है, वो एक्चुअली हमारे बाहर की नहीं है, हमारे परिवेश के अंदर है, व्यक्तित्व के परिवेश के अंदर है। हम शरीर को ही संपूर्ण नहीं मान लेते हैं जो आज की भाषा में, लेकिन शरीर के बाहर जो कुछ है वो हमारे होने के साथ जुड़ा हुआ है, यानी वो भी हमारे व्यक्तित्व के साथ जुड़ा है। इसीलिए बाहर के जो तन्मात्र है और उस तन्मात्र का हमारे अंदर के तन्मात्र के साथ कहीं सामंजस्य या असामंजस्य बनता है, तो उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव हमारे ही शरीर पे पड़ता है थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। मुझे लगता है कि यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत, कि हम शरीर तक नहीं है। रोग जब होता है तो हम शरीर को मान लेते हैं, लेकिन आज भी डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी तबीयत खराब है, थोड़ी चले जाइए, बाहर घूम आइए। क्यों भाई? अगर शरीर का रोग है तो शरीर जहाँ भी रखे ठीक हो सकती है, बाहर क्यों घूम आए? आप इस चीज को स्वीकार करते हैं, इस चीज को मानते हैं कि जरूरी है, लेकिन ये उस विज्ञान की देन नहीं है, हमारी परंपरा या हमारे विज्ञान की देन है। उसको विज्ञान के रूप में आप स्वीकारते नहीं, मानते नहीं, और मानते भी है तो उसको इस व्याख्या तक पहुंच नहीं पाते, या आप उसकी व्याख्या कर नहीं पाते। उसकी व्याख्या करने के लिए आपको इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है जो भारतीय दर्शन ने दिया है, कि आपका जो तन्मात्र है, आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपने गांव के, घर के या अपने परिवेश का कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे जल्दी मिलते हैं। अगर आपने अपने परिवेश, अपने गांव, अपने शहर या अपने देश से बाहर जाते हैं
तो अपने यहाँ का जो व्यक्ति मिलता है उससे आप जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो ये भी है कि हमारे शरीर के अंदर का जो तन्मत्र, बाहर के जो तन्मत्र जो हैं, उस संवेदी तंत्र यानी कान सुनने वाले सुनेगा ही, यानी वो तन्मत्र के तरफ वो आकर्षित होगा। आंख रूप वाले तन्मत्र के आगे आकर्षित होगा। नाक हमारे जो है सुगंध वाले तन्मत्र की तरफ आकर्षित होगी, या उससे ही वो सामंजस्य बनाएगी। तो ये शरीर का है, यानी ये चीज क्लियर हो गई कि आप सिर्फ शरीर नहीं है। आप अगर अपने को शरीर ही मान लिए तो ठीक है, शरीर मान लिए, लेकिन शरीर के अंदर जो कुछ भी घट रहा है, अच्छा बुरा, वो आपके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा है, और आपका व्यक्तित्व शरीर नहीं है। आप अपने स्ट्रक्चरल फॉर्म में शरीर को तो मान सकते हैं, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को शरीर नहीं मान सकते। वो आपका परिवेश है, और परिवेश में सूक्ष्म रूप में वो तन्मत्र है, यानी आपके होने में तन्मत्र है, और ये आपको प्रभावित करता है। क्योंकि सूक्ष्म रूप में है, तो इस सूक्ष्म रूप में आपके उस सेंस ऑर्गन के साथ जाता है, और फिर आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जब स्टिमुलेट होती है, तो आप धीरे धीरे आप फिजियोलॉजिकल एक्शन उस रूप में होता है। आप अगर कुछ चीज देखते हैं पहले, तो देखने के बाद अच्छा लगता है तो रिलैक्स करते हैं, डरावना लगता है तो वहां से चल देते हैं। यानी जो तन्मत्र आपको प्रभावित करता है, वो सेंस ऑर्गन फिर आपके न्यूरोलॉजिकल एक्शन होंगे, ब्रेन में जाएंगे, या फिर आपके थॉट प्रोसेस में जाएंगे कि इसका क्या एक्शन लेना, तब आपके मस्कुलर एक्शन होंगे। यानी एक तन्मत्र आपके, जब उस तन्मत्र को आप सीधे सीधे थॉट प्रोसेस से जोड़ेंगे, तो आपके पूरे न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर और एंडोक्राइनल सिस्टम काम करेगा, प्रॉपरली काम करेगा। या थोड़ा अगर माने इम्बैलेंस की स्थिति होगी, या ऐसा कुछ होगा जो आपके लिए आपके नॉर्मल फिजियोलॉजी के अगेंस्ट में है, तो आपके शरीर में भी फिजियोलॉजिकल एक्शन पर एडवर्स इफेक्ट आएगा। क्योंकि आप जो देख रहे हैं, इसीलिए जो भी तन्मत्र है, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय दर्शन जिस तन्मत्र की बात करती है, उस तन्मत्र को जब सृष्टि की या वो इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसके पहले ही महत माइंड यानी कॉग्निशन की बात आ जाती है, ईगो की बात आ जाती है, त्रिगुण की बात आती है, तब ये आती है। तो यानी हर तन्मत्र में कहीं ना कहीं लीनियस के रूप में वो है, वो कॉग्निशन है। और इसीलिए उस कॉग्निशन को हमारी परंपरा जब भी बात करती है, तो उस कॉग्निशन के साथ उसको जोड़ती है, जोड़ने की कोशिश करती है। और हमारी नर्चरिंग हो, हमारी ट्रीटमेंट हो, या हमारा कल्चर हो, या हमारे एक व्यक्ति के ग्रूमिंग की बात हो बच्चे की बड़े में, ये लीनियज को प्रोसेस करते हैं। इसलिए आउटर तन्मत्र के साथ इनर जो आपके सेंस ऑर्गन है और इनर तन्मत्र है, उसका कोऑर्डिनेशन, और उसके साथ माइंड का कोऑर्डिनेशन, और माइंड के बाद आपके कॉग्निशन लेवल पे की उसका कोऑर्डिनेशन होता है। इस रूप में ही हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मटेरियलिस्टिक साइंस, हालांकि अब क्वांटम फिजिक्स आ जाने के बाद वो भी इधर उधर करके अब चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ नए नए परिभाषाओं की बात हो रही है, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा संकोच भी होता है। या यूँ कहें कि इसकी परंपरा पहले यहाँ थी हमारे भारत में, इसको स्वीकार करने में थोड़ा सा संकोच होता है। और उसमें कुछ हमारे भी लोग आ गए हैं जो तथाकथित बुद्धिजीवी, जो अपने को मानते हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं कि वो इस परंपरा को बिना पढ़े बिना जाने इसको नकार दिया। शायद नकारने का एक और भी वजह है कि जिसके कंधे मजबूत नहीं होते हैं, वो बोझ नहीं उठा पाते। तो हमारे देश में कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो कमजोर कंधे वाले हैं। कमजोर कंधे वाले मतलब ये है कि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि एक बार अपनी परंपरा की तरफ ताके देखें, देखने की हिम्मत नहीं है। और इसलिए उसको स्वीकार करने की जानते हैं कि इस परंपरा को, इस ज्ञान को लेने के लिए उतनी ज़्यादा मेधा नहीं है, या उतनी ज़्यादा हमारे अंदर शक्ति भी नहीं है कि मैं उसको पढूं, उसको देखूं, उसके अंदर झांकूं, उसके अंदर से कुछ खोजने की कोशिश करें, इतना नहीं है। और दूसरी बात और भी है, जैसा मैंने कहा कि तन्मत्र का हमारी परंपरा में सीधे सीधे हम मानस के साथ जोड़ते हैं कि मानस के जाड़ सोचते हैं। तो मानवीय रूप में, या जब मटेरियलिस्टिक साइंस इस कोऑर्डिनेशन को नहीं मानती, यानी तन्मत्र को ही नहीं मानती, ओनली मटेरियलिस्टिक फॉर्म में मानती है, तो कॉग्निशन और माइंड का इस कोऑर्डिनेशन को भी नहीं मानती। तो जब नहीं मानेंगे तो ऐसे लोग मानसिक विपर्य से गुजरेंगे, क्योंकि उस चीज को झूठ मानेंगे। इसीलिए जो नैतिक मूल्य है उनके लिए झूठ होगा। इसलिए ऐसे जगहों पे जहाँ पे सब चीज मटेरियलिस्टिक होती है, वहाँ हर चीज के लिए वो मानते हैं कि एक रूल, पैरामीटर्स, कानून बनाने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्योंकि वो मानते हैं कि एक व्यक्ति
अंदर से मोरली अच्छा नहीं होगा। ये उनकी मेटेरियलिस्टिक फाइंडिंग्स है कि ये होगा ही होगा। तो आप अगर अपनी चेतना से कट जाएंगे तो आप जाहिर है कि मानव की जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस है, मानव की नॉर्मल रिफ्लेक्स है कि वो दूसरे का अहित नहीं करेगा। नॉर्मल बात कर रहे हैं जो नेचर ने जैसा किया है। लेकिन मेटेरियलिस्टिक साइंस ये भी मानती है कि वो अहित कर सकता है। तो अहित कर सकता तो उसके लिए कानून बनाओ कि अहित नहीं करे। यानी हम पहले ही मान सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर चेतना को उस स्तर पर विकास नहीं हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पे हम तो बात करते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट उस रूप में हुआ मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। चेतना के स्तर पर उस डेवलपमेंट को हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसके लिए भी आपको इस तरह के, चूंकि हमने आज की जो समाज व्यवस्था बनाई है उसमें तर्क और प्रूफिंग की जो पैरामीटर्स ठीक किए हैं, तो उसमें चेतना पीछे चली जाती है कि चेतना को हम प्रूफ नहीं मानते और ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति चेतना से सही काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चेतना को हमने इस सिविलाइज सोसाइटी में चेतना से व्यक्ति काम करेगा ये मानते नहीं। इसलिए लोगों को हमने व्यवस्था के माध्यम से बता दिया कि चेतनशील ज्यादा मत हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष। इसलिए हमने मनुष्य को कहीं न कहीं माना कि आप भ्रष्ट भी होते हैं, अगर प्रूफ नहीं है तो आप ईमानदार हो। हमने उस चेतना के स्तर पर, आप पहले होता था कि धर्म के आधार पर या शास्त्र के आधार पर मान लिया जाता, इस नियम के हिसाब से आपने गलत किया है तो आपको प्रायश्चित करना होगा। हमने उस चीज़ को ढकेल दिया सिविलाइज सोसाइटी में सिर्फ मटेरियलिस्टिक फॉर्म के लिए। और इसीलिए हमारा तन्मत, हमारा परिवेश, हमने अपने व्यक्ति को ही अपने परिवेश से काट लिया। यानी हम एक सिर्फ स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर हो गए हैं, हम एक व्यक्ति नहीं है। व्यक्तित्व तो हमने, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ स्ट्रक्चर से नहीं बनता, अपने आसपास के परिवेश से बनता है, क्योंकि उसका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है आपके होने में और आपका भी उतना इन्वॉल्वमेंट है उसके होने में। क्योंकि आप जिस परिवेश में है उस परिवेश की क्या ऑरा है, क्या वाइब्रेशन है, क्या है, उसमें आपकी भी भूमिका है। कि आप किसी परिवेश को बहुत आह्लादित कर देते हैं, बहुत आनंदित कर देते हैं, और किसी परिवेश को आप ही बहुत भयावह या बहुत डरावना कर देते हैं कि वहाँ लोग जाना नहीं चाहते। तो ये हर तरह की स्थिति है। तो ये चीज़ है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मटेरियलिस्टिक साइंस ने बहुत कुछ चीज़ों को अपने पैरामीटर्स के हिसाब से मान के डिस्कार्ड किया है, एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि एक व्यक्ति के पास चेतना है, ब्रेन की बात नहीं करते हैं, थॉट की बात नहीं करते, थॉट तो होगा, आप सोचेंगे, अच्छा भी सोचेंगे, बुरा भी सोचेंगे, लेकिन चेतना अगर है, उसके मापदंड है, तो आप ये मान सकते हैं कि आप चेतना से सही कर रहे हैं या चेतना को किस रूप में यूटिलाइज कर रहे हैं, सही या गलत, अपनी चेतना को किस रूप में जा रहे हैं, क्या है, या आपके अंदर जो मेधा है उसका कैसे उपयोग हो रहा है। इसका पैरामीटर्स हमने नहीं बनाया, क्योंकि हर चीज़ को हमने मटेरियलिस्टिक फॉर्म से बनाया, उसी को देखा। और इसीलिए डेवलपमेंट भी जो हुई, मटेरियलिस्टिक विकास हुई, लेकिन हमने अपने परिवेश से ही अपने आप को तोड़ लिया। हमारा परिवेश हमसे विरुद्ध हो गए या हम उसके विरुद्ध हो गए। इसलिए बहुत कुछ चीज़ हो रही है कि रोग प्रकृति वर्सेस ह्यूमन बॉडी हो रही है, प्रकृति वर्सेस ह्यूमन बॉडी होती है, प्रकृति वर्सेस और जानवर नहीं हो रही है, प्रकृति वर्सेस पेड़ नहीं हो रहा है, प्रकृति वर्सेस ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन स्ट्रक्चर बोलेंगे। कि ह्यूमन बीइंग के साथ हम नहीं कहेंगे। ह्यूमन बीइंग जब ओनली स्ट्रक्चर मान लेगा तो होगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग अगर अपने को परिवेश का अंग मानेगा तो दूसरी होगी। तो ये हुआ है सिविलाइजेशन के नाम पर, और बहुत कुछ होगा। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसी धाराओं को, ऐसी परंपराओं को ही सही मानते हैं और इसी को प्रमोट करते हैं, प्रत्यक्ष करें परोक्ष करें, कुछ लोग डायरेक्टली करते हैं और मान चुके हैं। और उन्होंने कंधे पर ले लिया है कि पहला उनका एजेंडा है कि भारत में जो कुछ हुआ गलत हुआ, भारत की जो परंपरा है उसको कैसे गलत करना है, बिना तर्क के, बिना अध्ययन के, बिना जानकारी के, सिर्फ उसके खिलाफ बोलना है कि भारत में सब कुछ हुआ है। और जब विदेशों से कोई चीज़ आएगी तो उसको कोट करेंगे, और जब कोई बता देगा कि भैया इसका रूट यहाँ पे है तो चुप हो जाएंगे, फिर उस बात से बगले भागेंगे, दूसरी तरफ भागने लगेंगे। तो खैर हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है कि तन्मात्र जो है आपके पूरे व्यक्तित्व का, सिर्फ शरीर का नहीं, सिर्फ मन का नहीं, पूरे व्यक्तित्व का। और अब आप अपना व्यक्तित्व कितना कम आंकते हैं, कितना बड़ा आंकते हैं, ये सोचिए। आपका व्यक्तित्व शरीर है, शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है। और शरीर के अंदर जो व्यक्तित्व है वो शरीर के बाहर के जो परिवेश है उसके साथ उसका अंतर संबंध अगर ये नहीं है तो आप एज ए ह्यूमन स्ट्रक्चर है, एज ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस उस रूप में नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि प्रकृति के पार्ट आप नहीं है, तो प्रकृति से आप अपने आप को काट के देख रहे हैं। इसलिए प्रकृति और आपके बीच कहीं ना कहीं एक महीन लकीर है। आपने खुद अपने प्रकृति को
का अंग नहीं माना है, प्रकृति के साथ कोई बैलेंस भी नहीं रखा, तो आप उससे अलग हो गए हैं। तो आपके पास प्रकृति के साथ आपका अंतर संबंध आप अपने अस्तित्व के रूप में स्वीकार रहे हैं या अपने अस्तित्व को खंडित कर रहे हैं। क्योंकि अगर शरीर आपने मान लिया तो आप बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। और जब मानते हैं तो इसलिए आपका रोग होता है। क्यों? क्योंकि आपने शरीर को माना, यानी जो तन्मात्र बाहर है वो तन्मात्र आपके अंदर के तन्मात्र को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है, या कोई तन्मात्र आपको बता देता है कि आपके अंदर किस तन्मात्र की कमी है, आप उससे कट गए हैं, आप अलग हैं। इसीलिए आपके अंदर बहुत से रोग होते हैं। क्यों? क्योंकि आप बाहर की दुनिया या अपने परिवेश के, अपने पूरे अस्तित्व से खंडित हो चुके हैं। यानी तन्मात्र से विमुख होने का मतलब है कि पहली बात, आप एज ए ह्यूमन बीइंग पूरे ह्यूमन अस्तित्व से आप खंडित हैं। आपको प्रकृति ने एक मनुष्य के रूप में एक अस्तित्व दिया है और आपने मनुष्य की एक संरचना को ही पूरा अस्तित्व मान लिया है। यानी आप अस्तित्व माइनस बाकी सब कुछ, सिर्फ आपने स्ट्रक्चर को माना, स्ट्रक्चर को ही निकाल के माना, यही है। और जब इस तरह करेंगे तो जो आपका अस्तित्व है, अस्तित्व भर से स्ट्रक्चर का ये होगा, हर समय आपके स्ट्रक्चर में वो अस्तित्व की कमी दिखेगी और ये दिखेगी, और वो आपके शरीर में भी दिखेगी, अपने हाव भाव में दिखेगी, आपकी पहचान में भी दिखेगी। बहुत लोग हैं अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपना उस पूरे ह्यूमन अस्तित्व, और उस ह्यूमन अस्तित्व में आपका इतिहास भी होता है, आपका संस्कार भी होता है। इतिहास से भी ज़्यादा आपके कल्चर होते हैं। कल्चर बहुत बड़ी चीज़ होती है। कल्चर एक दिन की नहीं होती, कल्चर एक लीनिएज है, एक परंपरा है। तो कल्चर से जब विमुख होते हैं तो भी होता है। तो ये आपकी विखंडन होने की प्रक्रिया है। और ऐसे आप अपने आसपास बहुत लोग को देखेंगे कि वो अपने कल्चर को नहीं मानते। ऐसे ऐसे कल्चर, आज इस कल्चर को मान रहे थे, 50 साल बाद दूसरे कल्चर को मान रहे। क्यों मान रहे थे पता नहीं, वो अच्छा नहीं लगा इसलिए अच्छा इसको पकड़ लिया। चलिए वो अच्छा नहीं लगा, जिसको पकड़ा वो क्यों अच्छा लगा नहीं मालूम, कुछ दिन बाद उसको भी छोड़ के तीसरे पकड़ लेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो नहीं है। वो जो विखंडित स्ट्रक्चर है, उस विखंडित स्ट्रक्चर के अंदर हर समय एक चहल पहल चल रही है, उदासीनता चल रही है, या कुछ कमी महसूस हो रही है, और कमी की तरफ नहीं जा रहा। वो कमी पूरा करने के लिए एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, हर चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन मूल अपने कल्चर, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी या अपना वो लीनिएज है उसके पास नहीं जाना चाह रहे कि वही आपको संपूर्णता देगा। लेकिन वो संपूर्णता स्वीकार नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि हाँ, घर में बैठ के जो लोग सिंपल्स जो रिचुअल्स करते हैं, वो रिचुअल्स नहीं, वो रिचुअल्स के पीछे विज्ञान है। विज्ञान है कि आप अपने अस्तित्व के साथ थोड़ी देर के लिए सामंजस्य करते हैं, और उसमें आपका परिवेश आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आप उसी से कट रहे हैं, उसी कल्चर से कट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोग का कारण है। और ये शारीरिक रोग भी होता है और मानसिक भी होता है। क्योंकि अब ये जब आप तन्मात्र के हिसाब से करें, यानी 5 तन्मात्र मैंने कहा, 5 तन्मात्र है। अगर त्वचा से स्पर्श से आप जाते हैं तो त्वचा के माध्यम से आप रोगग्रस्त होंगे। अगर आप अपनी सुनने की यानी आवाज़ से जाते हैं तो वो शब्द से जाते हैं, तो आप कानों के माध्यम से जाएंगे। रूप से जाते हैं तो आँखों के माध्यम से जाएंगे। सुगंध के माध्यम से हो रहा है तो नाकों के माध्यम से, और स्वाद के माध्यम से जा रहे हैं तो आप अपने जीभ के माध्यम से ये जाएंगे ही जाएंगे। और इसका सीधे सीधा संबंध आपके मन से, माइंड से है, और उसके पीछे आपकी हायर इंटेलेक्ट की बात है। और उसके पीछे अगर आप माने, आत्मा माने या सेल्फ माने, जो आप हैं, आप हाथ पैर त्वचा नहीं है, आप कुछ हैं अंदर, उस इनर सेल्फ के पास जाएंगे जब अपनी पहचान को, तो उससे संबंध है। तो इस विखंडन और इस सब के होने के साथ वो भी है, बाहर जो तन्मात्र है वो आपको परिवेश के साथ जोड़ता है, क्योंकि सांस जब लेते हैं वो बाहर से ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके माध्यम से आप ये करते हैं तो आप रोगग्रस्त होते हैं। अब रोगग्रस्त होने पे सबसे बड़ी बात है कि हम इस पंच महाभूत से ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पंच महाभूत में मैंने समझाने के लिए मैं पंच महाभूत बोल रहा हूँ, लेकिन मूलतः है कि तन्मात्र के साथ है कि आप कुछ देख रहे हैं तो देखने से नहीं होता। देखने में कौन सा रूप देख रहे हैं, क्या रूप देख रहे हैं, सुनने में क्या सुन रहे हैं, किस समय सुन रहे हैं, किस काल में सुन रहे हैं, किस अवस्था में सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जितना सहज लगता है उतना सहज नहीं है। अगर आप इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपको अगर ट्रीटमेंट पॉइंट से कि व्यक्ति को करता है, डॉक्टर बोलता है कि बाहर घूमने चले जाइए, कहाँ जाएं,
पहाड़ों पे जाएं, समुद्र पे जाएं, जंगल में जाएं, खुले रेगिस्तान में जाएं, कहाँ जाएं, जहाँ जाएं वहाँ टेम्परेचर कितनी हमारे शरीर से कम हो, शरीर से ज़्यादा हो, बराबर हो, कहाँ जाएं। यानी वो हर चीज़ को, आप जहाँ जाएंगे वहाँ भी आकाश मिलेगा, वहाँ भी रूप मिलेगा, वहाँ भी हवा मिलेगी, वहाँ भी तापक्रम मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और वहाँ भी कुछ ना कुछ संरचना मिलेगी, वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको स्वाद मिलेगा। तो यानी हर चीज़ है, पंच महाभूत के पंच तत्व हर जगह होंगे, लेकिन आपको कहाँ भेजना है ये महत्वपूर्ण है कि इसके लिए आप पंच तत्व नहीं बल्कि पांचों तत्व के तन्मात्र पर आपको ध्यान देना होगा कि इस व्यक्ति के जो अस्वस्थता की जो प्रक्रिया है उसमें पहले हमको किस तन्मात्र को पहले टारगेट करना है, किस तन्मात्र के साथ इसका सामंजस्य करना है। तो अब ये सोचिए कि क्लिनिकली ये एनालिसिस कितना सहज हो जाएगा या कितना असहज हो जाएगा। इतना आसान है कि किसी लेबोरेटरी में जाके आप टेस्ट करके बता दें कि अभी आपको इस समय इस तन्मात्र के माध्यम से करें, क्योंकि ये जब भी आप करते हैं तो आप सिर्फ तन्मात्र के माध्यम से आप उस न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लुएंस करते हैं, माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, थॉट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर जब आपके ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम स्टिमुलेट होंगे, तो बाकी मसल्स हो, अलग सिस्टम्स हो, अलग हार्मोनल सिस्टम है, सब कहीं ना कहीं स्टिमुलेट में आएंगे और आपके सिस्टम को नॉर्मलाइज करेंगे। तो ये ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो हमने ऑलरेडी बहुत पहले एक एपिसोड किया था, सर्काडियन रिदम की जो बात की थी कि जीवन चक्र का जो समय है वो आपके शरीर के अंदर का जो काल चक्र है या सर्काडियन रिदम है उसको भी ठीक करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम, क्योंकि यहाँ उतने डिटेल्स में एक एक एनालिसिस, डिजीज वाइज एनालिसिस, इसके लिए जो अगर बहुत इंटरेस्टेड होंगे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और आके हमारे चैम्बर में सीख सकते हैं। ये बहुत गंभीर विषय कि कैसे अब एक व्यक्ति की हम तन्मात्र के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे और किस तरह उसको एनालाइज करेंगे। तो इस पर भी आप चाहे तो इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जब आप सुबह सो के उठे तो कम से कम पहला पैर तो ज़मीन पे रखिए, ताकि अर्थ के साथ जैसे ही आप संपर्क में आएंगे, जैसे ही अर्थ के साथ संपर्क में आएंगे, तो एक क्या है कि आपके जो भी शरीर के जो स्थूल ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे और उस समय आप कहीं ना कहीं एलिमिनेशन के लिए या शरीर के अंदर से विजातीय पदार्थ को निकालने के लिए, क्योंकि अर्थ से संपर्क में आने का पहला यह है कि अर्थ का तन्मात्र जब अर्थ के साथ जुड़ेगा तो शरीर के अंदर जो भी विजातीय पदार्थ है वो समझ जाएगा कि ये तन्मात्र के साथ उसका संपर्क नहीं, इसको आइसोलेट करो। तो वो आप कहीं ना कहीं फील करेंगे कि उसको स्टूल करें। और इसको अगर आप धीरे धीरे अपनी चेतना से जोड़ते जाएंगे तो आपका स्पर्श ही, वो मिट्टी का स्पर्श ही आपको एक स्टिमुलेट दे देगा कि आपको अब फॉर द एलिमिनेशन मूव कर जाना है। ये चीज़ है। जब सूरज की रोशनी में आते हैं सुबह सुबह तो एक होता है कि क्योंकि घरों में जब आजकल विशेषकर शहरों में लोग सोते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कब सूरज उग रहा है, कब सूरज डूब रहा है। इसलिए उनका सोना उठना जो अस्तित्व है, ह्यूमन अस्तित्व शरीर ही नहीं, जैसे मैंने कहा बाहर है, तो बाहर के परिवेश से कट के आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं कि आप सो रहे हैं, सचमुच सो रहे हैं या उठ रहे हैं। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंसोम्निया की हो रही है कि हम सो रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं, तब भी नींद पूरी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का जो सर्काडियन रिदम है कि सोने और जगने का, वो सब कर रहा है लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। घड़ी के टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, शरीर के सर्काडियन रिदम के साथ नहीं कि सूर्योदय हो गया तो हमको उठ जाना चाहिए, सूर्यास्त हो गया तब धीरे धीरे सोने की प्रक्रिया में जाना चाहिए, उस रूप में नहीं। घड़ी के साथ ये कर रहे हैं और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कि 6 घंटा सोना चाहिए। अरे 6 घंटा कि 8 घंटा दिन में सुला लीजिए, कुछ होगा? सोने का वो सर्काडियन रिदम है। तो इसके लिए अगर सुबह उठ के आप धूप में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के सर्काडियन रिदम को भी वो ठीक करता है। यानी जब सर्काडियन रिदम ठीक हो जाएगी तो फिर आप कि सोने और जगने की भी प्रक्रिया होगी और शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। कि तब एक बार सर्काडियन रिदम ठीक हो गया तो शरीर की जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अपने सिस्टम के साथ काम करने लगेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सुबह उठें, सूर्योदय के पहले उठें और सूर्योदय को देखें आँखों से और उसके साथ शरीर को जोड़ें, ताकि जब शरीर उसके साथ जुड़ेगा तो आपके अंदर की अग्नि तत्व पूरे शरीर के साथ जुड़ेगी और सर्काडियन रिदम भी होगा।
जो वायु है उसके साथ शरीर को जोड़े। तो ये कई सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग बहुत, और ये सिर्फ ये सहजता से मैंने बताया कि कैसे करना है, तो सहज से, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बस इतना करने से आप बिल्कुल, अगर आप स्वस्थ हैं और रेगुलर ये करेंगे तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन आपने अपने शरीर को अस्वस्थ बना दिया है, तो फिर इस तन्मत्र के साथ, क्योंकि अब सूर्य को सिर्फ जा रहे हैं तो सिर्फ के सामने सिर्फ उसकी अग्नि को नहीं, वो उस रूप को देख रहे हैं। उस रूप के में क्या है, उस रूप में, रूप तो है आंखों से, लेकिन उस रूप में एक ताप है, एक अग्नि है, यानी एक अनुभव भी है, एक दृष्टि भी है। उस दोनों को आपको महसूस करना है, और महसूस जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी चेतना को, मन को प्रभावित करे। इसलिए ये प्रोसेस है कि सिर्फ जाके खड़े हो गए नहीं होगा, खड़े होने से तो होगा, लेकिन आपको उस तत्व को, उस तन्मत्र को अपने अनुभूति के स्तर पर ले जाने की इसकी भी प्रोसेस है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर कहीं आपकी सिस्टम गड़बड़ है या आप अस्वस्थ हैं तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और तब उस हिसाब से करें, तो आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और इस तन्मत्र के माध्यम से सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अस्वस्थ है तो बहुत से समस्याओं में हम इससे लोगों को आशाप्रद प्रभाव डाल सकते हैं, अगर आप इसको मानते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये बहुत गूढ़ विषय है, क्योंकि तन्मत्र के माध्यम से सिर्फ तन्मत्र की बैलेंस ही नहीं करते, क्योंकि शरीर में हमने बहुत कुछ पिछले कई एपिसोड में पढ़ा है कि हमारे पंच प्राण को प्रभावित कैसे हो करना है, पंचकोश है, फिर हमारे नाड़ी है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम तन्मत्र के माध्यम से जाएंगे तो वहाँ भी इन सब चीज़ों को भी हमें देखना है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें प्रभावित की है या नहीं, या हमारे अस्वस्थता में ये सारे फैक्टर्स के पंचकोश, पंच प्राण, नाड़ी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ कहाँ प्रभावित है, और तब उसमें तन्मत्र भी जोड़ना है कि तन्मत्र कहाँ प्रभावित है, तो तन्मत्र का पंचकोश के साथ कैसे रिलेट करेंगे, तन्मत्र का पंच प्राण के साथ कैसे करेंगे, तन्मत्र का हम नाड़ी के साथ कैसे करेंगे, उस हिसाब से हम ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस या व्यक्ति को स्वास्थ्य देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत गूढ़ विषय है और वैदिक संस्कृति के हैं। आज हमारे देश में लोग सिर्फ इसी में लगे हुए कि कैसे खारिज कर दें, इसको गलत साबित करें अपने ही परंपरा को। आज पूरा विश्व जिस परंपरा को देख रहा है और जिससे सीखने की कोशिश कर रहा है, और हमारी कई चीज़ों को वो ले जाके अपने अपने नामों से या उस पर रिसर्च करके काम कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी भी एक वर्ग लगा है कि इसको सब गलत साबित करना या इस पर विवाद खड़ा करना। पता नहीं, अगर आपके आसपास भी कोई अगर ऐसा मिले तो उनसे पूछिएगा कि आपने इनको पूरी अच्छी तरह से पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो क्यों खंडित करते हैं, और जिस खंडित करने के पीछे कारण क्या है, इसका विरोध करने के पीछे कारण क्या है, या जिसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हो विज्ञान कहाँ से आया है, उस चीज़ को क्यों मानते हैं, इसको क्यों नहीं मानते, इस पर जरूर पूछिएगा। तो क्योंकि अब सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, अब अपने विज्ञान को बचाने की बात है। आज कहा जाता है कि जिसके पास जो है वो उसी को मार्केटिंग करता है। अपोजिशन विश्व के जो दूसरे देश हैं, विशेषकर वेस्टर्न वर्ल्ड, उनके पास टेक्नोलॉजी की दुनिया है, या यूँ कहिए कि भौतिक जगत है, उसका है, लेकिन अब वो भी थम चुके हैं, थक चुके हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब व्यक्ति के रूप में हम परिवेश से कटते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अस्तित्व के लिए संकट बढ़ता जा रहा है इतने डेवलपमेंट के बाद भी, और हम निराशा के भंवर में जी रहे हैं। तो वहाँ पे भारत एक आशा की किरण दिख रहा है, क्योंकि भारत के पास जवाब है, भारत के पास ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन नहीं ज्ञान है। तो ज्ञान की ये सदी है और ये भारत देगा, तो हमें अपने ज्ञान की परंपरा में आगे बढ़ना हो। ऐसा नहीं हो कि वर्षों तक हमने तथाकथित गुलामी की जंजीरों को देखा है, लेकिन वो राजशाही गुलामी थी, मानसिक रूप से हम कभी गुलाम नहीं थे। हमने किस तरह मानसिक स्तर पर गुलामी से कैसे लड़ाई लड़ी, अगर होगा तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वो हमारे संबल और दृढ़ता और साहस का प्रतीक है कि हमने, हमारे पूर्वजों ने कैसे मानसिक रूप से गुलामी स्वीकार नहीं करी और उस चीज़ को बचाए रखा। तो आज कुछ लोग इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो शायद वो अभी भी उस गुलामी की मानसिकता में, वो मन से गुलाम है, क्योंकि कई पीढ़ियां जो गुलामी को
स्वीकार नहीं की। भले सत्ता किसी के हाथ में रही, विदेशी को हाथ में रही, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय कल्चर संस्कृति को उसको किस तरह बचाया और मानसिक रूप से उसी के आधार पर चलते रहे और उसको कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। तो वो आज विश्व की ज़रूरत है कि वो जो ज्ञान और वो जो परंपरा और संस्कृति वो बचा के गए। आज जो विश्व के सामने संकट है वो उससे बहुत ज़्यादा लाभवान हो सकते हैं और विश्व उसकी तरफ ताक रहा है कि भैया भारत ही इसे दे सकता है। अब हमारे कुछ लोग उसके विरोध में हैं तो शायद हो सकता है उनको इसमें लाभ होता हो कि भारत की छवि वैसी नहीं है, भारत के ज्ञान से लोग लाभान्वित हो या नहीं चाहते, या भारत को वो क्रेडिट या भारत को वो जो उनका मूल्य है वो नहीं देना चाहते कि जो अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, भारत के ज्ञान की जिम्मेदार नहीं। तो भारत में जन्म लेके अगर भारत की परंपरा को और भारत के उस ज्ञान को जो विश्व को एक शांति दे सकता है, एक बड़ा जवाब दे सकता है संकट के समय में, उसको नकार रहे तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं इस ज्ञान की परंपरा के खिलाफ है। लेकिन ये सदी इसी ज्ञान की परंपरा है और वही रास्ता दिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते जो हर बार की तरह 3 जो हमारे आज के जो विमर्श का विषय है उसको 3 रखते हैं, उस पर आप अपने रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। पहला तो एक सिंपल बात है कि हमारी जो नथुने हैं, नाक है, वो किस तन्मात्र के साथ उसका संबंध होता है बाहरी दुनिया से, वो है। दूसरा ये है कि तन्मात्र का हमारे इनर सेल्फ के साथ, माने हमारे एक व्यक्तित्व के अंदर किस किस जगह से कैसे संपर्क होता है, तो फिर हमारे शरीर की बाकी क्रियाएं काम करती हैं। तीसरा कि तन्मात्र कि हमारे संबंध के साथ कैसे हम शरीर के स्वास्थ्य को सामंजस्य या शरीर के जो सिस्टम है उसको सामंजस्य में ले आ सकते हैं। ये 3 सवाल हैं। तो ये विषय आज का कैसा लगा इस पर जरूर अपनी राय दें। लोग व्हाट्सएप पर वो राय देते हैं या फिर कभी मेल पर राय देते हैं। रिस्पॉन्स तो आप मेल पे ही भेजिए, लेकिन जब अच्छा लगे या कोई भी राय हो तो थोड़ा यूट्यूब पर लिखें कि ताकि और लोग भी देख सकें कि हाँ इन लोगों ने क्या। व्यक्तिगत तौर पे तो मेल पे लोग राय देते हैं, वो तो जो आपको 3 सवाल का है वो उस मेल पर भेजिए, बट बाकी कोई राय हो वहाँ पे दीजिए ताकि और भी लोग उसको देख के ये करें। और कोशिश करिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए ताकि आपको भी लगे कि हमारी भारतीय परंपरा में भारत के लोग ज़्यादा इसके प्रति आश्वस्त हैं और ज़्यादा इसके प्रति समर्पित हैं, ज़्यादा इसके प्रति सम्मान महसूस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। स्वस्थ रहिए, अपने तन्मात्र को ठीक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।